बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आज इंशाल्लाह जी हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू रखेंगे और आज चैप्टर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है नंबर 1 नज़रिया मिक़दार ज़र और नंबर 2 ज़र की कदर। तो सबसे पहले हम ज़र की कदर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नज़रिया मिक़दार ज़र की तरफ। और आज का जो है हमारा ये लेसन नंबर 8 है। ये है हमारा जी लेसन नंबर 8, चैप्टर 2 लेसन नंबर 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ज़र की कदर से क्या मुराद है। ज़र की कदर से मुराद है कि ज़र की एक इकाई की मदद से जितनी मिक़दार में अशिया व ख़िदमात ख़रीदी जा सकती हैं, अशिया व ख़िदमात ख़रीदी जा सकती हैं, उसे ज़र की कदर कहते हैं। ज़र की कदर से क्या मुराद है जी? ज़र की एक इकाई की मदद से कितनी मिक़दार में अशिया व ख़िदमात ख़रीदी जा सकती हैं। ज़र की एक इकाई की मदद से जितनी मिक़दार में अशिया व ख़िदमात ख़रीदी जा सकती हैं, उसे हम ज़र की कदर कहते हैं। यानी ज़र की कदर का असल में मतलब है पैसे की क़ुव्वत ख़रीद, ज़र की क़ुव्वत ख़रीद, ज़र पैसे की क़ुव्वत ख़रीद या ज़र की क़ुव्वत ख़रीद। तो ज़र की कदर से मुराद है ज़र की क़ुव्वत ख़रीद के ज़र की एक इकाई की मदद से आप कितनी मिक़दार में अशिया व ख़िदमात ख़रीद सकते हैं। अब हम आते हैं कि ज़र की कदर और कीमतों के दरमियान माकूस रिश्ता पाया जाता है। यानी जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो नतीजे के तौर पे जो ज़र की कदर है वो कम हो जाती है। जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर कम हो जाती है। और अगर इसके उलट हो कि अशिया की कीमतें गिर जाएं, और अगर अशिया की कीमतें गिर जाएंगी तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर में इजाफ़ा हो जाएगा, ज़र की कदर में इजाफ़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ज़र की कदर और कीमतों के दरमियान जो है ये माकूस ताल्लुक़ है। कीमतें बढ़ेंगी तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर पहले से कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर नीचे की तरफ मूव करेगी। तो अशिया की कीमतों और ज़र की कदर के दरमियान माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। अब इसी को हम एक मिसाल से देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेब 50 रुपये फ़ी किलो हों, 50 रुपये फ़ी किलो हों, इसका मतलब है ज़र की कदर कितनी है जी? 50 रुपये में हम 1 किलो सेब खरीद सकते हैं, ठीक है। और अब अगर कीमतें बढ़ जाएं, सेब की कीमत बढ़कर क्या हो जाए जी? 50 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर हो जाए 100 रुपये फ़ी किलो। कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़कर क्या हो जाए? 100 रुपये फ़ी किलो। तो फिर क्या होगा? अगर कीमत बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो हो जाए तो फिर क्या होगा? 50 रुपये में कितने सेब आएंगे? अब ज़ाहिर है किलो तो नहीं आएंगे, अब 50 रुपये में आधा किलो सेब आएंगे। इसका मतलब है जब कीमत बढ़ी है तो ज़र की कदर कम हो गई है, ज़र की कदर कम हो गई है। कीमत बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो हुई है तो अब 50 रुपये में हमें किलो सेब नहीं मिलेंगे बल्कि आधा किलो सेब मिलेंगे। तो साबित हो गया कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो ज़र की कदर पहले से कम हो जाएगी।
तो जब भी एशिया की कीमतें बढ़ेंगी ज़र की कदर घट जाएगी। तो ज़र की कदर और एशिया की कीमतों के दरमियान माकूस ताल्लुक पाया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एशिया की कीमतों और ज़र की कदर के दरमियान माकूस ताल्लुक पाया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी नज़रिया मिक़दार ज़र, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो एक आम सवाल बच्चे क्लास में मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, जब हम उन्हें बताते हैं कि मरकज़ी बैंक नोट छाप सकता है, प्रिंट कर सकता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या हुकूमत ज़्यादा नोट छाप कर मुल्क की गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकती? तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैसा अगर हुकूमत प्रिंट कर ले तो उसका मतलब होगा कि मुल्क के लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन माशियात का जो बुनियादी असूल आज हम पढ़ेंगे, नज़रिया मिक़दार ज़र, वो कुछ और बात कहता है। तो आइए देखते हैं कि नज़रिया मिक़दार ज़र आज हमें इस सिलसिले में क्या बताता है। तो किसी भी माशी निज़ाम के 3 अहम सतून होते हैं। नंबर 1 ज़र की मिक़दार, जिसे हम ज़र की रसद भी कहते हैं, ज़र की मिक़दार या ज़र की रसद। दूसरा अहम सतून होता है किसी मईशत का, वो होता है कीमतों का मेयार। कीमतों का मेयार का मतलब है अशिया व खिदमात की कीमतें, अशिया व खिदमात की कीमतें। और तीसरी चीज़ होती है जी ज़र की कदर, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ज़र की कदर से मुराद है ज़र की कुव्वते खरीद। तो ये 3 अहम कंपोनेंट हैं और इन 3 अहम कंपोनेंट के दरमियान एक तफ़ाइली रिश्ता पाया जाता है और उसी तफ़ाइली रिश्ते का नाम है नज़रिया मिक़दार ज़र। तो नज़रिया मिक़दार ज़र के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। नंबर 1 ज़र की मिक़दार, नंबर 2 कीमतों का मेयार और नंबर 3 ज़र की कदर। अब हम नज़रिया मिक़दार ज़र का नज़रिए का इर्तिकाई जायज़ा लेते हैं कि ये नज़रिया कब पेश हुआ। तो सबसे पहले जो नज़रिया मिक़दार ज़र है, ये 16वीं सदी में पेश हुआ। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जीन बॉर्डन। इन्होंने इस नज़रिए को पहली दफ़ा इसका खाका पेश किया। फिर 1880 में प्रोफेसर बेडन ने इस नज़रिए को बेहतर शक्ल में पेश किया। फिर 1886 में साइमन न्यूकॉम्ब, इन्होंने इस नज़रिए को और बेहतर शक्ल दी। और फिर 1911 में प्रोफेसर ओरिंग फिशर ने इस नज़रिए को एक मसावात की शक्ल में पेश किया और उसे हम कहते हैं मसावात तबादला या मसावात मुबादला, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। यानी इन्होंने क्या किया, ओरिंग फिशर ने इस नज़रिए को एक रिज़ाती शक्ल में पेश कर दिया। तो अब आते हैं जी हम इस नज़रिए की तारीफ़ की तरफ। तो नज़रिया मिक़दार ज़र की हम सबसे पहले तारीफ़ देखते हैं। तो प्रोफेसर टास्क ने इसकी तारीफ़ कुछ यूँ की है कि अगर किसी मईशत में ज़र की मिक़दार को दुगना कर दिया जाए, किसी मईशत में अगर ज़र की मिक़दार को अगर 2 गुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो कीमतें भी 2 गुनी हो जाएंगी। ठीक है, ज़र की मिक़दार को डबल कर दें तो कीमतें भी डबल हो जाएंगी और कदरे ज़र निसफ़ रह जाएगी। यानी ये यूं बात कह रहे हैं कि अगर ज़र की मिक़दार को डबल करेंगे, 2m करेंगे, तो कीमतें भी 2p हो जाएंगी, लेकिन कदरे ज़र हाफ रह जाएगी। कदरे ज़र क्या रह जाएगी जी? कदरे ज़र 1/2 हो जाएगी, हाफ रह जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर ज़र की मिक़दार को निसफ़ कर दिया जाए तो कीमतें भी निसफ़ हो जाएंगी और कदरे ज़र दुगनी हो जाएगी। यानी हम इसको यूं कह सकते हैं कि ज़र की मिक़दार को हाफ कर दिया m/2, नतीजे के तौर पे कीमतें भी क्या हो जाएंगी? कीमतें भी हाफ हो जाएंगी, p/2। लेकिन जो कदरे ज़र है वो क्या हो जाएगी? वो डबल हो जाएगी। कदरे ज़र क्या हो जाएगी? कदरे ज़र हो जाएगी 2 गुना। ठीक है, तो आइए फिर तारीफ की तरफ चलते हैं और आखिर में ये शुरू में क्या जुमला आएगा जी? दीगर हालात बदस्तूर रहें, बशर्तिया के दीगर हालात बदस्तूर रहें।
बशर्तिया के दीगर हालात दस्तूर रहें, तो अगर किसी मईशत में ज़र की मिकदार को डबल कर देंगे तो कीमतें भी डबल हो जाएंगी और कदर ज़र आधी रह जाएगी। और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर ज़र की मिकदार को हाफ कर दें तो कीमतें भी हाफ हो जाएंगी और कदर ज़र डबल हो जाएगी। अब ये जो तारीफ पढ़ी है इसमें दो असूल बयान हुए हैं। पहला असूल क्या है? पहला असूल ये है कि कीमतों और ज़र की मिकदार का आपस में बरह रास्त ताल्लुक है। जब ज़र की मिकदार में इजाफा करेंगे तो नतीजे के तौर पे कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। यानी जिस निस्बत से ज़र की मिकदार को बढ़ाएंगे, यानी जिस निस्बत से ज़र की मिकदार तब्दील होगी, उसी निस्बत से कीमतें भी तब्दील होंगी, कीमतें भी तब्दील होंगी। ठीक है जी। यानी कीमतों और ज़र की मिकदार के दरमियान बरह रास्त ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ज़र की मिकदार में इजाफा होगा, कीमतें भी बढ़ जाएंगी। ज़र की मिकदार में अगर कमी वाक़या होगी तो नतीजे के तौर पे कीमतें भी कम हो जाएंगी। यानी जिस निस्बत से ज़र की मिकदार बढ़ेगी उसी निस्बत से कीमतें बढ़ेंगी, और जिस निस्बत से ज़र की मिकदार कम होगी उसी निस्बत से कीमतें भी कम होंगी। तो ये पहला असूल है जी कि कीमतों और ज़र की मिकदार के दरमियान बरह रास्त यानी डायरेक्ट ताल्लुक पाया जाता है। दूसरा असूल इस तारीफ से हमें यह पता चलता है कि ज़र की कदर और ज़र की मिकदार इन दो के दरमियान माकूस ताल्लुक है। ज़र की मिकदार और ज़र की कदर के दरमियान कौन सा ताल्लुक है जी? माकूस ताल्लुक है। जब ज़र की मिकदार में इजाफा होगा तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर पहले से कम हो जाएगी। ठीक है। और इसके उलट कि अगर ज़र की मिकदार कम हो जाए, अगर ज़र की मिकदार कम हो जाए, अगर ज़र की मिकदार कम हो जाए तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ज़र की मिकदार और ज़र की कदर में माकूस ताल्लुक है, जबकि ज़र की मिकदार और कीमतों में बरह रास्त ताल्लुक है। ज़र की मिकदार और कीमतों में क्या है जी? बरह रास्त ताल्लुक है। तो अब इसको हम मज़ीद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मार्केट में ज़र की मिकदार को, किसकी मिकदार को जी? पैसे की बजाय हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ज़र की मिकदार को क्या कर दें? डबल कर दें, 2x कर दें। ज़र की मिकदार को 2x कर दें यानी 2m कर दें। ज़र की मिकदार को हमने क्या किया? डबल कर दिया, 2m कर दिया। तो नतीजे के तौर पे कीमतें भी क्या हो जाएंगी? 2x हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। कीमतें भी क्या हो जाएंगी? यानी कीमतें हो जाएंगी 2p। और जो ज़र की कदर है वो क्या रह जाएगी जी? ज़र की कदर निसफ रह जाएगी। तो जब ज़र की मिकदार को डबल करेंगे तो कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी, लेकिन ज़र की कदर जो है वो हाफ रह जाएगी। और इसी तरह से अगर ज़र की कदर को हाफ कर दें यानी m/2 कर दें, निस्फ कर दें ज़र की मिकदार को, ज़र की मिकदार को अगर हम निस्फ कर दें तो नतीजे के तौर पे कीमतें भी क्या हो जाएंगी? कीमतों का मेयार भी निस्फ हो जाएगा, यानी कीमतें भी क्या हो जाएंगी? p/2 हो जाएंगी। और जो ज़र की कदर है वो डबल हो जाएगी। ज़र की कदर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो हमने तारीफ क्या पढ़ी थी जी कि दीगर हालात बदसूर रहते हुए अगर ज़र की मिकदार को 2 गुना कर दिया जाए तो कीमतें भी 2 गुना हो जाएंगी, जबकि ज़र की कदर निस्फ रह जाएगी। और इसी तरह से अगर ज़र की मिकदार को निस्फ कर दिया जाए तो कीमतें भी निस्फ हो जाएंगी,
जबकि ज़र की कदर 2 गुना हो जाएगी। अब हम एक मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इस डेफिनेशन को। हम फर्ज करते हैं कि ज़र की मिकदार जो है वो 100 रुपये है। मईशत में ज़र की कुल मिकदार कितनी है? एम कितना है? 100 रुपये। ठीक है। और इशिया भी कितनी है जी? मंडी में इशिया भी 100 ही हैं। इसका मतलब है कि हर शय की कीमत क्या होगी? एक। कीमत क्या है जी? 1 रुपया। हर शय की कीमत क्या होगी? 1 रुपया। ज़र कुल रकम भी 100 रुपये है और कुल इशिया की तादाद भी 100 है। इसका मतलब है हर शय की जो कीमत आएगी वो क्या आएगी? 1 रुपया आएगी। तो कीमत कितनी आएगी जी? P1 आएगी। कीमत आएगी 1 रुपया फी इकाई। ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी ज़र की मिकदार को बढ़ाकर 2 गुना कर दें। ज़र की मिकदार को बढ़ाकर 2m कर दें और चीज़ें वही रहेंगी, चीज़ें 100 ही हैं। चीज़ों की तादाद में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई, इशिया की मिकदार में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। तो अब क्या होगा? हर शय की कीमत बढ़कर क्या हो जाएगी? 2 रुपये। तो कीमतें बढ़कर क्या हो जाएंगी? 2p। तो आपने देखा कि जब ज़र की मिकदार को डबल किया तो कीमतें क्या हो गई? डबल। और हमने पढ़ा था कि ज़र की कदर में कि जब कीमतें डबल होंगी तो ज़र की कदर क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी। अब इसी नजरिए को ऑरिंग फिशर ने 1911 में एक मसावात की शक्ल में पेश किया। इसे कहते हैं मसावात मुबादला। मसावात मुबादला, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। मसावात मुबादला, मसावात मुबादला क्या है जी? ये है जी P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अवर टी। पी से मुराद क्या है जी? पी से मुराद है कीमतों का औसत म्यार, कीमतों का औसत म्यार। एम से मुराद क्या है जी? एम से मुराद है कानूनी ज़र की मिकदार, कानूनी ज़र की मिकदार, वो ज़र जो हुकूमत या मरकजी बैंक जारी करता है उसकी मिकदार। और वी से मुराद है उसकी रफ्तार गर्दिश, ज़र की कानूनी रफ्तार गर्दिश, ज़र की कानूनी रफ्तार गर्दिश। और एम से मुराद है, एम डैश से मुराद है एतबारी ज़र की मिकदार और वी डैश से मुराद है एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश। और नीचे है जी टी, टी से मुराद है इशिया व खिदमात की कुल मिकदार, इशिया व खिदमात की कुल मिकदार या लेन देन की कुल मिकदार, लेन देन की कुल मिकदार। ठीक है जी। तो ये आ गया जी, ये आ गई ऑरिंग की मसावात। ठीक है, ऑरिंग फिशर की मसावात, इसे फिशर की मसावात मुबादला भी कहते हैं। और इसको एक मुख्तसर सूरत में भी पेश किया जाता है कि P इज इक्वल टू एम वी आवर टी। और जो M होता है इसमें, ये जो M है इसमें क्या शामिल है जी? M बराबर है M प्लस M डैश। और जो V है, V किसके बराबर है जी? V है V जमा V डैश। तो दोनों V's को जमा करके हम सिंपल V लिख सकते हैं और दोनों M's को जमा करके सिंपल M लिख सकते हैं। तो ये जो फिशर की मसावात मुबादला है इसको मुख्तसर तौर पे हम यूं लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी अवर टी। ठीक है। और अब इसका टी अगर यहां से नीचे से उठा के हम इधर ले जाएं तो इधर तकसीम हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा पी टी इज इक्वल टू एम वी, पी टी इज इक्वल टू एम वी। तो फिशर कहता है कि जी पी टी से मुराद है ज़र की तलब, पी टी का मतलब क्या है? ज़र की तलब। और एम वी जो है ये ज़र की रसद है। ये क्या है जी? ज़र की रसद को शो करता है। ठीक है जी। अब हम अगली स्लाइड में इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे और उसके ज़रिए इस कानून को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिशर की मसावात मुबादला आ गई जी हमारे पास। ये आ गई जी फिशर की मसावात मुबादला, फिशर की मसावात मुबादला। P इज इक्वल टू एम वी अवर टी। ठीक है।
एम से मुराद क्या है जी? ज़र की मिकदार। वी से मुराद क्या है? ज़र की रफ्तार गर्दिश। और टी से मुराद है अशिया व खिदमात की कुल मिकदार। और पी से मुराद है कीमतों की सतह। अब हम फर्ज करते हैं स्टेप 1 में कि हमारे पास एम 100 है, ठीक है, और वी 1 है, ठीक है, और टी जो है वो भी 100 है। टी क्या है जी? टी भी 100 है। तो P हमने मालूम करना है, P की वैल्यू क्या आएगी ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। M की जगह आ जाएगा 100, V की जगह आ जाएगा 1 और T की जगह भी आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो P का आंसर क्या आएगा? P इज इक्वल टू 1। तो जब M 100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब M 100 है तो P कितना है जी? P आया 1। अब हम M को बढ़ा देते हैं। M को बढ़ाकर हम कहते हैं 200 हो गया है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं जी? हम M को बढ़ाते हैं और हम कहते हैं जी M बढ़कर कितना हो गया है? M हो गया है जी 200। बाकी सब चीजें वही रही हैं जी, ठीक है। V भी 1 रहा है और T भी 100 ही रहा है। आप देखते हैं कि कीमतें क्या आएंगी, कीमतों का लेवल क्या आएगा। फिर से फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। P इज इक्वल टू M की जगह आएगा 200, V की जगह आएगा 1 और T की जगह आएगा 100। तो अब ये 100 इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2। तो P क्या आ गई जी? P आ गई 2। तो देखें हमने जब ज़र की मिकदार को डबल कर दिया, 100 से बढ़ा के 200 कर दिया, तो नतीजे के तौर पे कीमतें बढ़कर क्या हो गई? डबल हो गई। यानी जब M 100 था तो कीमतों का मेयार आया था 1 और जब M को बढ़ाकर हमने 200 कर दिया तो कीमतें डबल होकर क्या हो गई? 2 हो गई। यही तो बात हमने कही थी कि अगर ज़र की मिकदार को डबल करेंगे तो कीमतें डबल हो जाएंगी। तो कीमतें डबल हो गई। अब इसी बात को हम ग्राफ के जरिए शो करते हैं, ज्योमेट्री के जरिए शो करते हैं जी। ज्योमेट्रिकल प्रूफ देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? एक्स मैवर पे हम लेंगे ज़र की मिकदार को, M को, और वाई मैवर पे हम लेंगे कीमतों को, ठीक है। जब ज़र की मिकदार 100 थी तो कीमतें कितनी थी जी? कीमतों का मेयार था, कीमत आ गई थी 1, कीमत आ गई थी 1, ठीक है। कीमत थी 1 और ज़र की मिकदार कितनी थी? 100। और जब ज़र की मिकदार बढ़कर हो गई 200 तो कीमत बढ़कर क्या हो गई? P से हो गई P1, कीमत बढ़कर हो गई 2, ठीक है। तो हमने देखा कि जिस निस्बत से ज़र की मिकदार में इजाफा हुआ है, जिस निस्बत से ज़र की मिकदार में इजाफा हुआ है उसी निस्बत से कीमतें भी बढ़ी हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ज़र की मिकदार में इजाफा हुआ वैसे वैसे कीमतें भी बढ़ी हैं। जिस निस्बत से ज़र की मिकदार बढ़ी यानी ज़र की मिकदार डबल हो गई तो कीमतें भी डबल हो गई। इसका मतलब हुआ ज़र की मिकदार और कीमतों के दरमियान बरह रास्त ताल्लुक पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? बरह रास्त और मुतनासिब ताल्लुक पाया जाता है। बरह रास्त का मतलब है ज़र की मिकदार बढ़ेगी कीमतें भी बढ़ेंगी, ज़र की मिकदार कम होगी कीमतें भी कम होंगी। और बरह रास्त का मतलब है जिस निस्बत से ज़र की मिकदार बढ़ेगी एग्जैक्ट उसी निस्बत से कीमतें भी बढ़ेंगी। अगर ज़र की मिकदार डबल होगी कीमतें डबल हो जाएंगी। अगर ज़र की मिकदार 50% बढ़ेगी कीमतें 50% बढ़ेंगी। तो ज़र की मिकदार और कीमतों के दरमियान दो तरह के ताल्लुक हो गए, एक बरह रास्त और दूसरा मुतनासिब। यानी जिस निस्बत से ज़र की मिकदार बढ़ेगी उसी निस्बत से कीमतें भी तब्दील होंगी। अब आते हैं जी हम इस नजरिए के मफरूजात की तरफ। तो पहला मफरूजा है जी इस नजरिए का कि V में कोई तब्दीली ना आए। V से मुराद क्या है जी? ज़र की, V से क्या मुराद है जी? V से मुराद है
कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील ना हो, कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील ना हो, कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील ना हो, और वी डैश भी तब्दील ना हो, वी डैश भी तब्दील ना हो, वी डैश के ऊपर भी बार हो, यानी एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश भी तब्दील ना हो। तीसरा मफरूज़ा है कि टी में भी कोई तब्दीली ना आए। टी क्या था? अशिया व खिदमात की मिकदार या लेन देन, तो अशिया व खिदमात की मिकदार में भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी चाहिए। चौथा मफरूज़ा है जी, बराह रास्त तबादले का मेयार ना बदले, यानी पहले जितने लोग एशिया के बदले एशिया से तबादला कर रहे थे, अब भी उतने ही लोग एशिया से बदले एशिया का तबादला करें, बराह रास्त तबादले के मेयार में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी चाहिए। और आखिरी है जी कि दफीनों की मिकदार ना बदले। दफीना किसे कहते हैं जी? दफीना, दफीना से मुराद होता है वो रकूमात जो सोने, चांदी या करेंसी की सूरत में या प्लाट की सूरत में लोग खरीद के रख लेते हैं। तो क्योंकि ये वो रकूमात होती हैं जो गर्दिश निकल जाती हैं, किस सूरत में रख लेते हैं जी? अपने घरों में रख लेते हैं। घरों में क्या रख लेते हैं जी? कैश रख लेते हैं, नकद रकम रख लेते हैं, सोना खरीद कर रख लेते हैं, चांदी खरीद कर रख लेते हैं, ठीक है, या प्लाट खरीद कर रख लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं? ज़र की गर्दिश को मार्केट से निकाल देती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं दफीना, ठीक है। तो दफीनों की मिकदार में भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें, ये पाँच मफरूज़ात पूरा होंगे तो फिर जाके ये नज़रिया मिकदार ज़र दुरुस्त साबित होगा। तो ये थी जी इस नज़रिए की अहम मफरूज़ात या एग्ज़म्पशंस। अब हम आते हैं जी नज़रिया मिकदार ज़र का तनकीदी जायज़ा लेते हैं कि क्या आजकल के मौजूदा ज़माने में ये नज़रिया दुरुस्त साबित हो सकता है या इसके अंदर कुछ खामियां मौजूद हैं। तो सबसे पहली खामी है जी कि ये नज़रिया जो है ये फ़र्ज़ करता है कि अशिया व खिदमात की मिकदार तब्दील नहीं होगी। नज़रिया क्या फ़र्ज़ करता है जी? ये नज़रिया फ़र्ज़ करता है कि अशिया व खिदमात की मिकदार तब्दील नहीं होगी, टी तब्दील नहीं होगा, टी के ऊपर बार रहेगा, ठीक है। अशिया व खिदमात की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन अमली तौर पे ये मफरूज़ा गलत है। क्यों? क्योंकि मौसमी हालात की वजह से भी अशिया व खिदमात की पैदावारें तब्दील हो सकती हैं और सियासी हालात की वजह से भी। जैसे मौसमी हालात की वजह से क्या होगा? फसलें या बेहतर हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। बेहतर हो जाएंगी तो पैदावार बढ़ जाएगी, ख़राब हो जाएंगी तो पैदावार कम हो जाएगी। तो लिहाजा ये टी साकिन नहीं रह सकेगा। इसी तरह से सियासी हालात, अगर किसी मुल्क के सियासी हालात तब्दील हो जाएं तो उससे भी उस मुल्क की जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उनमें तब्दीलियाँ वाक़या हो जाती हैं। तो सियासी हालात के तब्दील होने से क्या होता है? तजारती सरगर्मियाँ तब्दील हो जाती हैं, लिहाजा टी तब्दील हो जाता है। तो अशिया व खिदमात की मिकदार साकिन नहीं रहती, ठीक है। इसका मतलब है इस कानून के जो मफरूज़ात हैं वो गलत हैं। तो पहला मफरूज़ा क्या था कि टी साकिन रहेगा, ये कभी भी साकिन अमली तौर पे नहीं रहता। नंबर दो हमने कहा था कि ज़र की मिकदार और कीमतों के दरमियान मुतनासिब ताल्लुक पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? मुतनासिब ताल्लुक पाया जाता है। हमने कहा था कि ज़र की मिकदार और कीमतों के दरमियान क्या है जी? मुतनासिब ताल्लुक पाया जाता है, यानी जिस निस्बत से ज़र की मिकदार बढ़ेगी एग्जैक्ट उसी निस्बत से कीमतें बढ़ेंगी। यानी अगर हमने कहा था कि ज़र की मिकदार को अगर हम डबल कर देंगे तो कीमतें डबल हो जाएंगी, लेकिन अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। अमली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़र की मिकदार और कीमतों के दरमियान मुतनासिब ताल्लुक नहीं पाया जाता। मुतनासिब ताल्लुक अमली ज़िंदगी में नहीं पाया जाता। ये ज़रूर है कि जब भी ज़र की मिकदार बढ़ेगी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन किस निस्बत से बढ़ेंगी ये बताना मुश्किल काम है। एग्जैक्ट डबल नहीं होंगी,
अगर ज़र की मिकदार को हम एग्जैक्ट डबल कर देंगे तो कीमतें एग्जैक्ट 2m नहीं होंगी, एग्जैक्ट 2m नहीं होंगी। हो सकता है कीमतें 50% बढ़ जाएं, हो सकता है कीमतें 70% बढ़ जाएं, हो सकता है कीमतें 80% बढ़ जाएं, हो सकता है कीमतें 10% बढ़ें। ठीक है। तो ज़र की मिकदार और कीमतों के दरमियान मुतनासिब ताल्लुक नहीं पाया जाता। यानी ज़र की मिकदार बढ़ने से कीमतें बढ़ती ज़रूर हैं, लेकिन उसी निस्बत से नहीं बढ़ती जिस निस्बत से इस नजरिए में दावा किया गया था। उसके बाद अगली खामी है जी रफ्तार गर्दिश की खामियां। हमने फर्ज किया था कि v साकन रहेगा। हमने क्या फर्ज किया था जी? v साकन रहेगा, जबकि m तब्दील होगा। ज़र की मिकदार को हम तब्दील करेंगे, लेकिन v साकन रहेगा, v के ऊपर बार रहेगा, v तब्दील नहीं होगा। लेकिन अमली तौर पे जब भी ज़र की मिकदार को तब्दील करते हैं तो ज़र की रफ्तार गर्दिश में भी ज़रूर तब्दीली आती है, ज़र की रफ्तार गर्दिश भी साकन नहीं रहती। तो ये खामी है कि जी ज़र की मिकदार और रफ्तार गर्दिश जो है इनके दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है। जब भी ज़र की मिकदार को तब्दील करेंगे तो ज़र की रफ्तार गर्दिश भी बहरहाल तब्दील होगी। और हम क्या फ़र्ज कर रहे थे कि ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील नहीं होगी। दूसरी खामी है जी रफ्तार गर्दिश के हवाले से कि प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि ये जो गर्दिश की इस्तिलाह है, ये जो गर्दिश की इस्तिलाह है ये दुरुस्त नहीं है। इसकी जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए था तलब का लफ्ज़, ज़र की तलब का लफ्ज़। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए था जी? ज़र की तलब। तो वी की जगह हमें लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना चाहिए था? ज़र की तलब। ये जो हमने कहा था ज़र की रफ्तार गर्दिश, तो मार्शल कहता है कि ज़र की रफ्तार गर्दिश की इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है, बल्कि ज़र की रफ्तार गर्दिश की जगह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना था ज़र की तलब। उसके बाद जी अगली खामी ये है कि ज़र की मिकदार और इशिया की कीमतों के का जो ताल्लुक है वो बराह रास्त नहीं है। बराह रास्त का मतलब क्या था? बराह रास्त का मतलब ये है कि जैसे ही ज़र की मिकदार को बढ़ाएंगे, जैसे ही ज़र की मिकदार को बढ़ाएंगे फौरी तौर पर कीमतें बढ़ जाएंगी। ये नज़रिया तो हमें सिंपल यही बताता है कि जैसे ही ज़र की मिकदार को बढ़ाएंगे कीमतें फौरी तौर पर बढ़ जाएंगी। दरमियान में और कोई कहानी नहीं बताता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी ज़र की मिकदार बढ़ती है तो अगले मरहले में शरह सूद तब्दील होती है, और शरह सूद के तब्दील होने के बाद फिर सरमायाकारी का लेवल तब्दील होता है, और सरमायाकारी का लेवल तब्दील होने के बाद फिर इशिया की रसद तब्दील होती है, और उसके बाद फिर फाइनल जाकर जो कीमतें हैं उनमें तब्दीलियां वाक़या होती हैं। तो ये जो दरमियान का सारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये नज़रिया बयान करने से कासिर रहा है। तो ये खामी हो गई जी। अब अगली खामी आ गई, वो केन्स ने एतराज़ किया था, जी.एम. केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स जो है वो कहता है कि ये नज़रिया मुतहरकी हालात में नाकाम हो जाता है। नॉट ट्रू अंडर डायनामिक सर्कमस्टांसेस। मुतहरकी हालात से क्या मुराद है जी? मुतहरकी हालात का मतलब है कि मईशत में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, रोज़ बरोज़ नई नई चेंजेस आ रही हैं। तो केन्स कहता है कि अगर साकन हालात हों, यानी मईशत में कोई ज़्यादा तब्दीलियां रुनमा ना हो रही हों, मईशत एक डगर पे चल रही हो, तो फिर तो ये नज़रिया दुरुस्त साबित हो सकता है। लेकिन अमली ज़िंदगी में क्या होता है, मईशत में बहुत चेंजेस आती हैं, मईशत ऊपर नीचे की तरफ मूव करती है। तो नतीजे के तौर पर अगर मईशत में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं तो उस सूरत में मुतहरकी हालात में फिर ये नज़रिया दुरुस्त साबित नहीं होगा। और हकीकी ज़िंदगी में क्या होता है, मईशत कभी भी एक डगर पे नहीं चलती है, उसके अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं। तो डायनामिक हालात में ये नज़रिया दुरुस्त साबित नहीं होगा। उसके बाद आ गया जी अगला इस पे एतराज़, वसाइल के इस्तेमाल का तजाद। वसाइल के इस्तेमाल के तजाद से क्या मुराद है कि अगर वसाइल को बेहतर इस्तेमाल किया जाए, अगर वसाइल को बेहतर इस्तेमाल किया जाए, बेहतर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो फिर ज़र की मिकदार में इजाफे के बावजूद, ज़र की मिकदार में इजाफे के बावजूद कीमतें बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगी, कीमतें बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगी। वो कैसे जी? कि अगर आप
के पास जो वसाइल थे, जो अल्लाह ताला ने आपको कुदरती वसाइल दिए थे, अगर आप उनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है, और वो भरपूर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, और आपने ज़र की मिकदार को बढ़ा दिया, ठीक है, ज़र की मिकदार को आपने बढ़ा दिया, ज़र की मिकदार में आपने क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, ज़र की मिकदार में आपने क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, तो क्योंकि आप अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो अब क्या होगा, ज़र की मिकदार बढ़ने की वजह से वो जो वसाइल हैं वो भरपूर इस्तेमाल होंगे, उन वसाइल का भरपूर इस्तेमाल होगा, नतीजे के तौर पे ज़र की मिकदार बढ़ने की साथ साथ पैदावार भी बढ़ेगी। वसाइल के भरपूर इस्तेमाल की वजह से क्या होगा, पैदावार भी बढ़ेगी, और जब पैदावार बढ़ती है तो कीमतें बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं। तो अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो फिर ये नज़रिया क्या होगा, गलत साबित हो जाएगा। तो अगर किसी मुल्क के लोग अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे, नीम इस्तेमाल शुदा वसाइल की सूरत में अगर ज़र की मिकदार में इजाफा करेंगे तो नतीजे के तौर पे पैदावारों में इजाफा होगा, और पैदावारों में इजाफे की वजह से कीमतें बजाय बढ़ने के कम हो जाएंगी, और ये नज़रिया गलत साबित हो जाएगा। उसके बाद 7वां एतराज़ इस पे किया था प्रोफेसर क्राउथर ने। प्रोफेसर क्राउथर ने सबसे बड़ा एतराज़ ये किया था कि अगर महज ज़र की मिकदार बढ़ाने से, अगर महज ज़र की मिकदार बढ़ाने से कीमतें बढ़ सकती, अगर महज ज़र की मिकदार बढ़ाने से कीमतें बढ़ सकती तो 1930 का आलमी माशी बहरान कभी ना आता। ये क्या कहते हैं जी क्राउथर साहब, ये कहते हैं कि अगर सिर्फ ज़र की मिकदार बढ़ाने से कीमतों ने बढ़ना होता तो फिर 1930 का आलमी माशी बहरान कभी भी ना आता। अब ये 1930 का आलमी माशी बहरान क्या था जी, ये था कि 1930 की दहाई में कीमतें तेज़ी के साथ गिरने लगीं, अशिया व खिदमात की कीमतें तेज़ी के साथ गिरने लगीं, ठीक है, और कीमतों के गिरने की वजह से करखानादार अपने मसारफ़े पैदाइश पूरा नहीं कर सके। कीमतों के गिरने की वजह से करखानादार क्या हो गई उनके साथ कि वो उनके मसारफ़े पैदाइश पूरा नहीं हो रहे थे, और जब उनके मसारफ़े पैदाइश पूरा ना हो तो वो क्या करते हैं, कारखाने बंद कर देते हैं, और जब वो कारखाने बंद करते हैं तो क्या होता है, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो फिर पूरी दुनिया में बेरोज़गारी फैल गई, और सिर्फ अमेरिका जैसे एक मुल्क में 30 मिलियन लोग यानी तकरीबन 30 करोड़ अफराद बेरोज़गारी का शिकार हो गए। और उस ज़माने में माहिरीन माशियात कह रहे थे कि अगर आपने कीमतें बढ़ानी है तो क्या करें, ज़र की मिकदार को बढ़ाते चले जाएं। तो हुकूमतें जो हैं वो मरकज़ी बैंकों को कह रही थी कि आप नए नोट प्रिंट करके मार्केट में डालते जाएं। तो मरकज़ी बैंक ज़र की रसद को बढ़ा रहे थे, लेकिन कीमतें नहीं बढ़ रही थी, कीमतें नहीं बढ़ रही थी। तो ये नज़रिया आलमी माशी बहरान में गलत साबित हो गया। 1930 का जो आलमी माशी बहरान था उसमें ये नज़रिया गलत साबित हो गया। ये नज़रिया जो है उस माशी बहरान को रोकने में नाकाम रहा। आगे आ जाते हैं जी फिशर ने इस नज़रिए में ज़र को सिर्फ आला मुबादला के तौर पे दिया था। ज़र को किसके तौर पे लिया था जी, ज़र को सिर्फ आला मुबादला के तौर पे लिया था। फिशर के मुताबिक ज़र जो है वो सिर्फ आला मुबादला है, लेकिन हम जानते हैं कि मौजूदा दौर में ज़र सिर्फ आला मुबादला नहीं है बल्कि ये ज़ख़ीरा कदर भी है। इसकी मदद से दौलत का ज़ख़ीरा किया जा सकता है। तो ये इसकी अगली खामी हो गई जी कि ज़र महज आला मुबादला नहीं है बल्कि ज़र ज़ख़ीरा कदर भी है। और ये नज़रिया क्या बयान करता है, ये नज़रिया कहता है कि ज़र सिर्फ क्या है जी, आला मुबादला है। तो फाइनली नतीजा हम ये निकालते हैं कि जी नज़रिया मिक़दार ज़र जो है ये माशी फ़िक्र में एक अहम बुनियादी अहमियत रखता है, ठीक है, एक बहुत अहम नज़रिया, एक बुनियादी अहमियत रखता है, लेकिन दर्जा बला खामियों की मौजूदगी में ये एक हतमी और कामिल कानून नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है जो आप अगली क्लासेस में जाके हायर लेवल पर इंशाल्लाह उनका मुतालिया करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा ये लेसन अख्ताम पज़ीर होता है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के आखिरी लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।